डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति का मीनिंग होता है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो फर्में बेचने के लिए तैयार हैं एक दिए गए कीमत स्तर पर अर्थव्यवस्था में। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें द फर्म्स आर विलिंग टू सेल, यानी वस्तुओं और सेवाओं की वो कुल मात्रा जो फर्में बेचने के लिए तैयार हैं, ना कि बेची गई हैं। किस पे? एक दिए गए कीमत स्तर पे अर्थव्यवस्था में। तो कुल पूर्ति को या समग्र पूर्ति को हम कुल उत्पाद भी बोल सकते हैं एक अर्थव्यवस्था में जो एक दिए गए समय में हुआ हो। यानी समग्र पूर्ति से अभिप्राय दो चीजों से है, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो फर्में एक दी गई कीमत पे अर्थव्यवस्था में बेचने के लिए इच्छुक हैं, और दूसरा इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक अर्थव्यवस्था में एक दिए गए समय के दौरान कुल उत्पादन जो उत्पादित हुआ होता है उसे भी कह सकते हैं। इसे नॉर्मली एक वर्ष के लिए कैलकुलेट किया जाता है, यानी इसकी गणना एक वर्ष के लिए की जाती है, और यह देश के रियल जीडीपी नेशनल इनकम के बराबर भी होता है। एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में, सूत्र के फॉर्म में समझें तो एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, यानी समग्र पूर्ति बराबर है उपभोग प्लस बचतें। तो समग्र पूर्ति से आप समझ गए होंगे अभिप्राय कुल वस्तुओं और सेवाओं से है, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा से है जो फर्में एक दी गई कीमत पे बेचने के लिए इच्छुक हैं। अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है। इसमें सबसे पहला कारण है इनोवेशन, जिसको आप नवाचार भी बोलते हैं। नवाचार का मतलब है नई तकनीकों का विकसित होना, उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल के नए सोर्सेज का आना, किसी पुरानी टेक्निक को छोड़ किसी नई टेक्निक का अपनाया जाना, काम करने के किसी नए तरीके का आना। इन सभी को हम नवाचार के रूप में ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी नई टेक्नोलॉजी की खोज को ही सिर्फ इनोवेशन कहा जा सकता है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हो सकता है रॉ मटेरियल के नए और सस्ते स्रोत मिल जाएं, नए सोर्सेज मिल जाएं रॉ मटेरियल के। हो सकता है आप एक नए बाजार में एंट्री कर जाएं, तो इनोवेशन नवाचार किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जब देश में अर्थव्यवस्था में इनोवेशन होता है तो आपके लिए बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, रॉ मटेरियल के नए सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पे ज्यादा उत्पादन करना संभव हो पाता है, जिसके चलते समग्र पूर्ति बढ़ती है। फिर साइज एंड क्वालिटी ऑफ लेबर, जितना ज्यादा श्रमिक किसी देश में होंगे उतना अधिक समग्र पूर्ति आसान होगी, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लेबर बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का होना ही काफी नहीं है, उसमें से कितनी जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या है और उनके पास वो स्किल्स हैं, वो कौशल हैं जिसके लिए उत्पादन में उनका लगाया जाना संभव हो, उसके द्वारा ही समग्र पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। यानी लेबर का होना, ऐसे लेबर का होना जो कि संख्या में ज्यादा है, प्लस कुशल भी है, एफिशिएंट भी है, स्किल्ड भी है, तो वो कम लागत पे उत्पादन को संभव कर पाएगा, जिसके चलते समग्र पूर्ति बढ़ सकेगी। कई बार एक्सचेंज रेट में परिवर्तन के चलते समग्र पूर्ति बढ़ाना संभव हो जाता है, या एक्सचेंज रेट में बदलाव के होने के कारण भी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है। फिर अगला इसका रीजन है चेंजेस इन प्रोडक्शन कॉस्ट। कई बार उत्पादन की लागत में बदलाव आ जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन की लागत महंगी हो जाए, यानी उत्पादन करना महंगा हो जाए, वो किसी भी कारण से हो सकता है। रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाए, लेबर की वेजेस बढ़ जाए, कैपिटल महंगा हो जाए, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। तो जब उत्पादन की लागत बदलती है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बदलता है, यानी कम उत्पादन लागत तो ज्यादा समग्र पूर्ति, ज्यादा उत्पादन लागत तो कम समग्र पूर्ति। फिर अगला इसका बदलाव का कारण है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, यानी भविष्य में महंगाई की दरों में कितना परिवर्तन होने की संभावना है, उसके चलते भी प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि कितना उत्पादन अभी करना है या भविष्य के लिए स्थगित करना है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके चलते समग्र पूर्ति में बदलाव होता है। अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इस डायग्राम में आप एग्रीगेट सप्लाई कर्व देख सकते हैं। ये जो है SRAS जो ऊपर की तरफ उठती हुई है,
ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसको SRAS के फॉर्म में दर्शाया गया है। और ये जो सीधी खड़ी रेखा है ये है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी दर्शाया गया है, नेशनल इनकम, और वाई एक्सिस पे कीमत स्तर दर्शाया गया है, एग्रीगेट प्राइस लेवल या प्राइस लेवल। आप देख सकते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ उठती हुई है, यानी अल्पकाल में कीमत स्तरों के बढ़ने के कारण एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर कीमत स्तर कुछ भी हो जाए, कम हो, ज्यादा हो, ऊपर आए, नीचे आए, तो भी एग्रीगेट सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है उस पे किसका प्रभाव होता है, उस पे कीमत स्तरों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यानी अगर कीमत स्तर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा अल्पकाल में, शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होती है वो कीमत स्तरों से स्वतंत्र होती है, यानी उस पर कीमत स्तरों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए एक ये सीधी खड़ी रेखा होती है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, जबकि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है, वो ऊपर की तरफ उठती हुई है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो एक ऊपर की तरफ उठती हुई सप्लाई कर्व होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ता है। इसका कारण ये है कि शॉर्ट रन में जब वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है, जबकि वस्तु के उत्पादन में लगने वाले जो इनपुट होते हैं उनकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो बढ़ी हुई कीमतों के कारण उत्पादक जो है वो आकर्षित होता है ज्यादा उत्पादन करने के लिए। शॉर्ट पीरियड में जब कमोडिटीज का प्राइस बढ़ता है, प्राइस लेवल बढ़ता है, जबकि उसको बनाने में लगने वाली इनपुट के प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, तो प्रोड्यूसर को ये एक इंसेंटिव होता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा सप्लाई करे। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि कीमत स्तर बढ़ रहा है और ये बढ़ा हुआ कीमत स्तर उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की संभावना को पैदा करेगा। यानी शॉर्ट रन में प्राइस बढ़ने पर और इनपुट के प्राइस में कोई परिवर्तन न होने पर वो ज्यादा सप्लाई करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि इसके चलते उसे ज्यादा प्रॉफिट्स मिल पाएंगे। जब वो ज्यादा सप्लाई करता है, कीमत स्तर बढ़ती रहती है, तो इसके चलते देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में लगातार बढ़ोतरी होती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती जाती है। अब देखिए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो एक सीधी खड़ी रेखा होती है। इट इज अ वर्टिकल लाइन जो कि चेंज नहीं होती है कीमत में चेंज होने के साथ, यानी कीमत में कोई भी चेंज आए। लेकिन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व मैंने पहले भी आपको बताया था फ्री होती है प्राइस चेंजेस से, यानी उस पर प्राइस चेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लॉन्ग रन में प्राइस लेवल चेंज होने पर एग्रीगेट सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर जो है वो इतना टाइम पा चुका होता है कि वो इनपुट के प्राइसेस और जो फाइनल प्राइस है उसके बीच में सामंजस्य बिठा सके। इसीलिए लॉन्ग रन में कीमत स्तरों में परिवर्तन होने पर एग्रीगेट सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ये देखिए एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व दोनों के माध्यम से बताती हूँ कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा है। आप ये देखिए एक्स एक्सिस पे आपने रियल जीडीपी इनकम लिया है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है। मान के चलिए प्राइस लेवल ये है, पी है, तो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, पॉइंट ई पर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर है जहाँ पे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट कर रही है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी इसी बिंदु पर होगा। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एडी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एडी इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब देखिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा,
जहां पे एग्रीगेट डिमांड कर्व किसके बराबर होगी, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कौन सा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, यानी इक्विलिब्रियम उस बिंदु पे होगा जहां पे एडी एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करती है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट करती है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, यानी जहां पर लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर होंगे वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में सिर्फ कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी बदलती है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई और प्राइस लेवल में क्या रिलेशनशिप होता है। एग्रीगेट सप्लाई और प्राइस लेवल में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, सीधा रिलेशनशिप होता है, यानी एग्रीगेट सप्लाई प्राइस लेवल के बढ़ने के साथ बढ़ता है और प्राइस लेवल के घटने के साथ घटता है। शॉर्ट पीरियड में आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्राइस लेवल बदलता है तो एग्रीगेट सप्लाई भी बदलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉर्ट रन में इनपुट की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि कीमत स्तर बढ़ेगा, जिसके चलते प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको उत्पादन करने में कोई भी परिवर्तन नहीं आया लागत में, तो वो उसी कीमत पे ज्यादा उत्पादन करने का प्रयास करता है और ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर प्राइस लेवल कम हो जाए शॉर्ट पीरियड में तो प्रोड्यूसर सप्लाई करना कम कर देगा। क्यों, क्योंकि इसके चलते उसको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो प्राइस लेवल बढ़ने पर वो ज्यादा सप्लाई करेगा शॉर्ट पीरियड में और प्राइस लेवल घटने पर वो कम सप्लाई करेगा शॉर्ट पीरियड में। लॉन्ग पीरियड में अब देखिए, लॉन्ग पीरियड में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग पीरियड जो सप्लाई कर्व है वो प्राइस लेवल से नहीं बदलती है। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन में इनपुट यानी जो उत्पादन की वस्तुएं हैं, उत्पादन के साधन हैं, उनकी कीमतों में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है आउटपुट की कीमतों के मुकाबले। तो लॉन्ग रन में प्राइस लेवल एग्रीगेट सप्लाई में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आता है। तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि शॉर्ट पीरियड में इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एडी को काटती है, और लॉन्ग रन जहां पे एग्रीगेट डिमांड कर्व लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काटती है। थैंक यू।